नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कहानी का शीर्षक राम कन्हाई की मूर्खता। जो कहते हैं गुरचरण की मृत्यु के समय उसकी दूसरी घरवाली अंतपुर में बैठकर ताश खेल रही थी। वह विश्व निंदक है। वह तिल का ताड़ बनाते हैं। असल में गृहिणी उस समय एक पैर के ऊपर बैठी दूसरे पैर से घुटने को ठुड्डी तक उठा कच्ची इमली, हरी मिर्च और झींगा मछली की चपटी चचड़ी के साथ पांता भात बड़े मनोयोग से खा रही थी। बाहर से जब बुलाहट हुई तब स्तूपाकृत चूसे हुए डंठलों और खाली थाली को छोड़ गंभीर भाव से बोली, जरा सा पांता भात मुंह में दे दूं, इसके लिए भी समय नहीं मिलता। इधर डॉक्टर जब जवाब दे गए तब गुरचरण के भाई राम कन्हाई ने रोगी के बगल में बैठे हुए धीरे धीरे कहा, भैया यदि तुम्हें वसीयतनामा करने की इच्छा हो तो बताओ। गुरचरण क्षीण स्वर में बोले, मैं बोलता हूं, तुम लिख लो। राम कन्हाई कागज कलम लेकर तैयार हुए। गुरचरण कहते गए, मेरी चल अचल संपत्ति सारी जमीन जायदाद मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी को दान में दी। राम कन्हाई ने लिखा, पर लिखते हुए उनकी कलम चल नहीं रही थी। उन्हें बड़ी आशा थी कि उनका इकलौता पुत्र नवद्वीप निसंतान ताऊ की सारी संपत्ति का अधिकारी होगा। हालांकि दोनों भाई अलग हो गए थे, लेकिन इसी आशा में नवद्वीप की मां ने नवद्वीप को किसी भी तरह नौकरी नहीं करने दी और बाल्यावस्था में ही उसका विवाह करा दिया। दुश्मनों का मुंह काला करते हुए विवाह निष्फल नहीं हुआ, लेकिन ना चाहते हुए भी राम कन्हाई ने लिखा और हस्ताक्षर करने के लिए भैया के हाथ में कलम थमा दी। गुरचरण ने निर्जीव हाथों से जो हस्ताक्षर किया वह मात्र कुछ कांपती टेढ़ी लकीरें थी या उनका नाम, ये समझना बड़ा मुश्किल था। वसीयतनामे का वित्रांत सुनकर नवद्वीप की मां दौड़ती आई और बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बोली, मृत्यु काल में बुद्धि नाश होती है, ऐसे सोने के चांद से भतीजे के रहते। यद्यपि राम कन्हाई पत्नी की अत्यंत श्रद्धा करते थे, इतनी अधिक कि दूसरे शब्दों में कहें तो उसे भय कहा जा सकता है, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। दौड़े हुए आकर बोले, मजली अभी तो तुम्हारे बुद्धि नाश का समय नहीं हुआ, फिर तुम्हारा ऐसा व्यवहार क्यों? भैया चले गए, मैं तो हूं, तुम्हें जो कुछ कहना हो मौका आने पर मुझे कहना, अभी ठीक समय नहीं है। समाचार पाकर जब नवद्वीप पहुंचा तब उसके ताऊ जी का अंतकाल हो चुका था। नवद्वीप ने मृत व्यक्ति को धमकी दी थी, देखता हूं तुम्हारी मुखाग्नि कौन करता है, और श्रद्धादि शांति अनुष्ठान यदि मैं करूं तो मेरा नाम नवद्वीप नहीं। गुरचरण नामधारी व्यक्ति कुछ भी नहीं मानते थे। वे डफ साहब के छात्र थे। शास्त्रानुसार जो सर्वपेक्षा अखाद्य वस्तु थी उसी से उनकी विशेष परितृप्ति होती। लोग यदि उन्हें ईसाई कहते तो जीभ काट कर कहते, राम राम, यदि मैं ईसाई हूं तो गोमांस खाऊं। जीवित अवस्था में जिनकी ये हालत थी, सगमृत अवस्था में वे पिंड नाश की आशंका से जरा भी विचलित होंगे ऐसी संभावना भी नहीं। लेकिन फिलहाल इसके अतिरिक्त प्रतिशोध का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। नवद्वीप को ये एक सांत्वना मिली कि यह व्यक्ति परलोक में जाकर मरा रहेगा। जितने दिन ही लोक में रह जाए, ताऊ जी की संपत्ति ना पाकर भी किसी प्रकार पेट चल जाएगा। पर ताऊ जी जिस लोक में गए वहां भीख मांगकर पिंड नहीं मिलता। जीवित रहते अनेक सुविधाएं हैं। राम कन्हाई वरदा सुंदरी के पास जाकर बोले, भाभी साहिबा, भैया तुम्हें ही सारी संपत्ति दे गए हैं, ये रहा उनका वसीयतनामा, इसे लोहे की संदूकची में संभाल कर रख देना। उस समय विधवा मुंह ही मुंह में दीर्घ पद रचना कर ऊंचे स्वर में विलाप कर रही थी। दो चार दासियां भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर बीच बीच में दो चार नए शब्दों की योजना द्वारा शोक संगीत से सारे मोहल्ले की निद्रा दूर भगा रही थी। बीच ही में इस कागज के टुकड़े के आने से एक प्रकार का लय भंग सा हो गया और भावों में भी पूर्व योग न रहा। प्रसंग ने नीचे लिखे अनुसार असंबद्ध आकार धारण कर लिया। हाय राम, मेरा सर्वनाश हुआ जी, सर्वनाश। अच्छा देवर जी, ये लिखावट किसकी है? क्या तुम्हारी? ओ जी, अब तुम्हारे जैसे जतन से मेरी कौन देखभाल करेगा?
मेरी और कौन मुंह उठाकर देखेगा? जी तू सब जरा रुक तो, इतना मत चिल्ला, बात सुनने दे। ओ जी, मैं क्यों नहीं पहले चली गई जी? मैं क्यों जीती रही? राम कन्हाई मन ही मन गहरी सांस भरते हुए बोले, ये हमारे भाग्य का दोष है। घर लौटकर नवद्वीप की मां राम कन्हाई के पीछे पड़ गई। भारी बोझ से लदी गाड़ी समेत गड्ढे में गिरने पर अभागे बैल गाड़ीवान द्वारा हजारों बार धक्के मारे जाने पर भी बहुत देर तक जैसे निरुपाय निश्चल भाव से खड़े ही रह जाते हैं। राम कन्हाई भी वैसे ही बहुत देर तक चुप रहकर सहते रहे। अंत में बड़े दीन स्वर में बोले, मेरा क्या अपराध? मैं तो भैया नहीं हूं। नवद्वीप की मां जोर से कड़क कर बोली, नहीं, तुम बड़े भले आदमी हो, कुछ नहीं समझते। भैया ने कहा लिखो, भाई वैसा ही लिखते गए। तुम सभी एक से हो, तुम भी समय आने पर वैसा ही कर्म करने के लिए बैठे हो। मेरे मरते ही किसी मुंह झोंसी डाइन को घर में ला बैठाओगे और मेरे हीरे के टुकड़े नवद्वीप को अथाह सागर में झोंक दोगे। पर ऐसी बात सोचना भी नहीं, मैं जल्दी मरने वाली नहीं। इस प्रकार राम कन्हाई के भावी अत्याचारों की आलोचना करते हुए गृहिणी क्रमशः और भी असहिष्णु होती चली गई। राम कन्हाई निश्चित रूप से जानते थे, यदि इन सब बै सिर पैर की काल्पनिक आशंकाओं के निवारण हेतु तनिक भी प्रतिवाद करे तो हित का विपरीत होगा। इस भय से वे अपराधी से चुप बने रहे, जैसे कि अपकर्म कर ही डाला हो, जैसे उनके लाल नवद्वीप को संपत्ति से वंचित कर उनकी भावी दूसरी घरवाली को सब लिखकर मरे बैठे हों। अब अपराध स्वीकारे बिना दूसरी कोई गति नहीं। इस बीच नवद्वीप अपने बुद्धिमान मित्रों के साथ अनेक सलाह मशविरा के बाद मां से आकर बोला, कोई चिंता नहीं, ये संपत्ति मैं ही पाऊंगा। कुछ दिनों के लिए बाबूजी को यहां से स्थानांतरित करना होगा, उनके रहने पर भांडा फोड़ हो जाएगा। नवद्वीप के पिता की अक्ल के प्रति नवद्वीप की मां को रक्तभीर श्रद्धा नहीं थी। अंततः उन्हें बात तर्क संगत जान पड़ी। अंत में मां की ताड़ना से नितांत आवश्यकता निर्बोध कर्मनाश पिता ने जैसे तैसे बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए काशी में जाकर आश्रय लिया। थोड़े ही दिनों बाद वरदा सुंदरी और नवद्वीप दोनों ही परस्पर के विरुद्ध जाली वकालतनामा तैयार करने के आरोप के साथ कचहरी जा पहुंचे। वरदा सुंदरी की ओर से अकेले नवद्वीप के पिता ही गवाह रहे और हस्ताक्षर का पहचानना अन्य किसी के लिए सहज नहीं। उनके अपने घर में पलता हुआ एक ममेरा भाई था। वह बोला, दीदी चिंता की कोई बात नहीं, मैं गवाही दूंगा और दूसरे गवाह भी जुटाऊंगा। मामला जब पूरी तरह तैयार हो गया तब नवद्वीप की मां ने नवद्वीप के पिता को काशी से बुलवा भेजा। अनुगत सज्जन थैला और छाता हाथ में लेकर यथा समय आ उपस्थित हुए, यहां तक कि किंचित रसालाप तक करने की चेष्टा की। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, गुलाम हाजिर है, अब महारानी की क्या अनुमति होती है? गृहिणी ने सिर हिलाकर कहा, बहुत हुआ, अधिक हंसी ठट्ठा ना करो। इतने दिन बहाना बनाकर काशी में बिताए, एक दिन के लिए भी मेरी याद नहीं आई आदि। इस प्रकार उभय पक्ष बहुत देर तक परस्पर के नाम पर प्रेम का अभियोग लगाते रहे। अंत में नालिश व्यक्ति को छोड़कर जाति पर जा पहुंची। नवद्वीप की मां पुरुष के प्रेम के साथ मुसलमान के मुर्गी वात्सल्य की तुलना करने लगी। नवद्वीप के पिता ने कहा, रमणी के मुख में मधु, हृदय में छुरी है। यद्यपि इस मौखिक मधुरता का परिचय नवद्वीप के पिता को कब मिला, कहना कठिन है। इसी बीच राम कन्हाई को सहसा कचहरी से एक गवाह का सम्मन मिला। अवाक हो वे जब उसके मर्म ग्रहण की चेष्टा कर रहे थे, तभी नवद्वीप की मां ने आकर रोना पीटना शुरू कर दिया। बोली, खून पीने वाली चुड़ैल ने केवल बच्चा नवद्वीप को उसके स्नेहशीलताओं के उत्तराधिकारी के औचित्य से वंचित भर करना चाहो हो। इतना ही नहीं है, ऊपर से मेरे लाल को जेल भिजवाने का बंदोबस्त कर रही है। और अंत में धीरे धीरे सारे मामले का अनुमान लगाकर राम कन्हाई की आंखें खुली की खुली रह गई। वे ऊंचे स्वर में बोल उठे, तुम सबने ये क्या सर्वनाश कर डाला? गृहिणी धीरे धीरे निज मूर्ति धारण कर बोली, क्यों? क्या इसमें नवद्वीप की ओर से कोई दोष हुआ है? क्या वह अपने ताऊ की संपत्ति लेगा नहीं?
कहां से एक कानी खसम खानी कौड़िन आकर करती धारती हो जम बैठी इसे। कौन उच्चकुल दीपक कनक चंद्र संतान सह सकती है। मान लिया कि मृत्यु समय में तथा डाइन के मंत्र बल से किसी मूढ़मती ताऊ को बुद्धि भ्रम हो गई हो और इसके हीरे से भतीजे ने यदि उस भ्रम को अपने हाथों सुधार लिया हो तो ऐसा क्या अपराध हो गया। हतबुद्धि राम कन्हाई ने जब देखा कि उनकी स्त्री और उनका पुत्र दोनों मिलकर कभी तर्जन गर्जन तो कभी अश्रु विसर्जन करने लगे, तब सर पीट कर वे चुप बैठे रह गए। अन्न त्याग दिया, जल तक स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार 2 दिन मौन अनशन में बीत गए। मुकदमे का दिन आ गया। इस बीच नवद्वीप ने वरदा सुंदरी के ममेरे भाई को डरा धमकाकर प्रलोभन देकर ऐसे वश में कर लिया कि उसने अनायास ही नवद्वीप के पक्ष में गवाही दी। जब जयश्री वरदा सुंदरी को त्याग दूसरी ओर जाने को उद्यत हो रही थी, तभी राम कन्हाई की पुकार हुई। अनशन से मृतप्राय सूखे होठ, सूखे मुंह वृद्ध ने कांपती दुर्बल उंगलियों से गवाह मंच के कटघरे को जकड़कर पकड़ लिया। चतुर बैरिस्टर ने अत्यंत चतुराई से पेट की बात को निकालने के लिए जिरह शुरू की। बहुत दूर से आरंभ कर सावधानी से अत्यंत धीर वक्र गति से प्रसंग के निकटवर्ती होने का उद्योग करने लगे। तब राम कन्हाई जज की ओर घूमकर हाथ जोड़े बोले, हुजूर, मैं वृद्ध अत्यंत दुर्बल हूं। मुझ में अधिक बोलने का सामर्थ्य नहीं। मुझे जो कुछ कहना है संक्षेप में कह देता हूं। मेरे बड़े भैया स्वर्गीय गुरुचरण चक्रवर्ती मरने के समय अपनी सारी संपत्ति का वसीयतनामा अपनी पत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी के नाम कर गए। वह वसीयतनामा मैंने अपने हाथ से लिखा और भैया ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किए। मेरे पुत्र नवद्वीप चंद्र ने जो वसीयतनामा पेश किया है वह जाली है। कहते कहते कांपते हुए राम कन्हाई मूर्छित हो गए। चतुर बैरिस्टर विनोद पूर्वक बगल के अटर्नी से बोले, बाई जोव, इस आदमी को कैसे कसकर पकड़ा। मेरा भाई दौड़ा हुआ दीदी से जाकर, बूढ़े ने सारी मिट्टी पलीत कर दी। मेरी गवाही से मुकदमे की रक्षा हुई। दीदी बोली, ऐसी बात है, आदमी को कौन पहचान सकता है। मैं तो बूढ़े को भला आदमी समझती थी। कारावृद्ध नवद्वीप के बुद्धिमान मित्रों ने बहुत सोचकर स्थिर किया कि अवश्य ही वृद्ध ने डर से ये काम कर डाला है। गवाह के कटघरे में खड़े होकर बूढ़े की बुद्धि ठिकाने नहीं रही। ऐसा नितांत निर्बोध सारे शहर में ढूंढे नहीं मिलेगा। घर लौटकर राम कन्हाई को कठिन विकार ज्वर ने घेर लिया। प्रलाप में पुत्र का नाम उच्चारण करते करते ये निर्बोध सर्वकर्म विनाशकारी नवद्वीप का मूर्ख पिता दुनिया से कूच कर गया। नाते रिश्तेदारों में से किसी ने कहा, और कुछ दिन पहले ही चला गया होता तो अच्छा होता, पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।